Hi guys, welcome again in the Cell Diaries, and I welcome, sorry, Chauhan Biology classes welcome you all on the study platform, online study platform. Have a good day and have a good time have a good time for to all of you that you should must enjoy your quarantine. I hope. Uh, Guys, this is our situation that we actually nervous in such a quarantine time. This is such a pandemic situation that we all are faced. But nothing to worry, guys. Nothing to worry. Uh, One day we should must all fight together and watch such kind of the pandemic situation. And again, we enjoy our the lifeless joy again. So just stay in home and acquire knowledge from the various study resources. So guys, overall, I welcome to my next processing lectures in a cell diaries of this cell structural and functional unit of the life. In our next lecture, we are talking about unicellular organism and multicellular organism. Now, in this lectures, I proceed my videos based on the unicellular organism and multicellular organism. गाइस, हमने आपको बताया कि सेल के दो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ सेल। फंक्शनल डिफरेंशिएशन के वजह से सेल अपने एक स्पेसिफिक एंड नोन शेप को एक्वायर्ड कर पाता है, एंड डिवीजन ऑफ सेल्स के वजह से वो दो खास प्रकार के जीवों में बदलते हैं। गाइस, डिवीजन ऑफ सेल इनडायरेक्टली नंबर ऑफ सेल्स के बारे में टॉक करती है। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले जीवों की दो श्रृंखला बनाई गई है। पहले को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और दूसरे को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये नाम ही सजेस्ट करता है ये उन ऑर्गेनिज्म की समूह है जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल है। उनके शरीर की हर एक प्रोसेसेज, हर एक लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेज जो है वो इनका एक सेल ही करता है। मतलब इनफैक्ट हर एक लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो उनका सेल कर पाता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका सिंगल सेल ही कैपेबल होता है कि हर एक लाइफ रिलेटेड प्रोसेस को ये कंप्लीट कर सके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे ये नाम ही इंडिकेट करता है कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म की समूह हैं जिनमें कई अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं और सेलों की संख्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which body design is made of more than two types of the shell, or they should must have more than different types of the shell. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनका एक ही सेल काफी कैपेबल होता है कि वो लाइफ रिलेटेड हर एक प्रोसेस को कर सके। गाइस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक कार्य को करने के लिए इनमें एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये जो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉडी में किसी पार्टिकुलर लोकेशंस को ऑक्युपाइड करते हैं और वहीं से वो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अपना फंक्शंस करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सो आप कह सकते हो कि इस तरीके से सेल एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके हमें जीवित रखने के लिए हर एक निरंतर प्रयास करती है। सो आप नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे ग्रुप देखिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, शेप एंड साइज के बारे में बात कर लिए। अब अगर इसके एप्रोक्स साइज की बात करेंगे तो गाइस, सेल को ज्यादातर कहा जाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के मदद से हम इनका स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहा जाता है ना, हर एक चीजों का एक एक्सेप्शन होता है। कुछ सेल हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के जरिए भी हम उन्हें देख सकते हैं। Yes, we are talking about the egg of ostrich, egg of hen, मुर्गी के जो अंडे होते हैं, ऑस्ट्रिच को जो अंडे होते हैं वो एक सेल है और वो एक मैक्रोस्कोपिक सेल है गाइस, जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं। इनफैक्ट इनकी जो साइज होती है वो माइक्रोमीटर से लेकर के आप 7 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट होती है। इनफैक्ट आप इनके सेल को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दोनों कह सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं कि ये हेन्स एग है और ऑस्ट्रिच एग है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आप कह सकते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल, हमारे स्पर्म सेल, हमारा न्यूरॉन सेल, हमारा कार्डियक सेल्स एंड more than two different
kinds of the cell. So there is a shape and sizes of the cell and that of functional differentiation. Guys आपको यहाँ पे पॉइंट करने वाली चीज है सेल के इन दो फंक्शंस के बारे में, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ सेल. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गाइस हमारा सेल का कंपोनेंट. गाइस आप सभी ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक लाइफ फॉर्म्स जो है वो अपने शेप एंड साइज से काफी अलग होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं होती है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टेंस ऑफ सेल थ्योरी. क्या कह रहा था? वो ये कहता है कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है या हर एक सेल का जो एवोल्यूशन है वो एंसेस्ट्रल सेल से होता है. तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमें साफ क्लियर करता है कि चाहे इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके शेप एंड साइज कितना भी डाइवर्स क्यों नहीं, लेकिन उनके सेल के अंदर कुछ ऐसी समानताएं हैं जिन समानताओं को हम आज स्टडी करेंगे. हम उन्हीं बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के अलग अलग शेप होने के बावजूद भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है. एनसीईआरटी पुस्तक में आप देखेंगे अ टिपिकल कॉमन सेल कंसिस्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट. गाइस इस टिपिकल का मतलब होता है कि हम उन कॉमन सेल्स के बारे में बात करते हैं जो हर एक लाइफ फॉर्म्स में होते हैं. मतलब हम हर एक लाइफ फॉर्म्स के कॉमनेस्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो हर एक में कॉमन होता है. तो गाइस माइक्रोस्कोप के जरिए हम ये जान पाए कि चाहे वो आकार प्रकार के साथ किसी भी तरीके का क्यों नहीं हो, उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं. हम उन कंपोनेंट्स के बारे में अगर जिक्र करें तो पहले कंपोनेंट्स है गाइस इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है गाइस उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. एंड थर्ड ऑफ आवर कंटेंट जो है वो है हमारा न्यूक्लियस. गाइस ये तीन ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स है वो आपको हर एक लाइफ फॉर्म्स के सेल्स में ये कॉमन मिल जाएंगे. गाइस सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं इससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये सवाल है कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी लिविंग सब्सटेंसेज है या ऐसी कौन सी लिविंग मैटर है प्लांट्स और एनिमल्स में जो उन्हें जीवित रखता है? यस, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म ये ऐसा लिविंग सब्सटेंसेज है जो किसी भी लाइफ फॉर्म्स को जीवित रखने में काफी मदद करता है. सो ये जो लिविंग सब्सटेंस है, ये जो लिविंग फ्लूइड्स है, इन लिविंग फ्लूइड्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. क्योंकि आप जानते हो कि लाइफ सपोर्ट करता है. गाइस लाइफ सपोर्ट करता है. लाइफ सपोर्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये काफी वैल्यूएबल चीज होगा, काफी कॉस्टलियर थिंग्स होगा. ठीक है, इन कॉस्टलियर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कवरिंग लगाते हैं. जैसे कि हम एक बाइक खरीदे, अगर वो बाइक बहुत प्रीशियस है, इनफैक्ट हमारी बाइक हमें अच्छी लगती है तो हम उसे कवर करके रखते हैं, उसकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, इनफैक्ट हम जो भी आर्टिकल्स लेके आते हैं जो काफी हाईली प्रीशियस हो उन्हें हम एक कवरिंग करके रखते हैं ताकि उससे कोई स्क्रैच ना आ जाए. ओके, सो हमारे लिविंग मैटर जो है जिन्हें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ये काफी एक कॉस्टली और काफी प्रीशियस थिंग्स है, इसीलिए इनके ऊपर भी गॉड ने कवरिंग चढ़ाया है. क्योंकि गॉड का ये प्रीशियस थिंग्स है इसलिए इसके ऊपर उन्होंने प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाया है. दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. और अगर आप इसके एवोल्यूशन की बात करें तो इसका एवोल्यूशन जो है ये किस तरीके से आया है, तो इसका एवोल्यूशन साइटोप्लाज्म से हुआ है. साइटोप्लाज्म जहाँ एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जब ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस का सतह हार्ड हो जाता है, आप कह सकते हैं स्टिफ हो जाता है, तब इस तरीके का मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. सेल मेम्ब्रेन सेल कंपोनेंट का एक अमुक हिस्सा है. इसके जरिए सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है. इसके जरिए ही सेल अपने कई सारे
स्पेशल फंक्शन को अचीव कर पाता है. सो let's gonna be talk about the cytoplasm, sorry, cell membrane. Cell membrane. ओके गाइस, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियस लिखा था, ये जो न्यूक्लियस है, कई सारे बुद्धिजीवी जो जीव है, कई सारे बुद्धिजीवी वैज्ञानिक जो है उस समय के, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के कंपोनेंट्स में नहीं काउंट होने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है. लेकिन हम क्लास 9th में हम तीनों कंपोनेंट को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करेंगे और इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे फॉर आवर एग्जामिनेशन. सो लेट्स बी टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. गाइस, सेल मेम्ब्रेन में पहली बात आप क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन का जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ? ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म से हुआ. साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड सब्सटेंस है वो स्टिफ हो जाता है, तो ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिससे ऑलमोस्ट सेल कंटेंट जो है वो कवर होता है. आप कह सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. दिस इज द पॉइंट. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल. सेकेंड, इसका एवोल्यूशन है साइटोप्लाज्म से. थर्ड, अगर आप इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में गाइस बात करेंगे, इनके कंपोजिशन जो है वो है प्रोटीन, फैट, लिपिड एंड कार्बोनिक मिनरल. गाइस, ये वो केमिकल्स है जिन केमिकल का कॉम्बिनेशन सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. इनफैक्ट सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कराता है. अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो कोई भी सेल अपना एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर शेप एक्वायर्ड नहीं कर सकता. तो कहीं ना कहीं सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. साथ ही साथ ये जो है वो अन्य कई खास काम को करता है. सो पॉइंट आउट कीजिए. पहला जो इसका काम है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होता है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द शेल. सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो सॉफ्ट पार्ट है, फ्लूइड सब्सटेंसेस है, उनको एक्सटर्नल क्लाइमेट में मिक्स होने से बचाता है. It protects from mixing from external and internal contents of the shell. ये सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल कंटेंट को मिक्स होने से प्रोटेक्ट करता है. गाइस, ये अपने मेम्ब्रेन से, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थ्रू इट्स मेम्ब्रेन इट अलाउज सम एसेंशियल सब्सटेंसेस व्हिच इज वेरी एसेंशियल टू कीप मेंटेन द लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ सेल. सेल के अंदर होने वाले जितने भी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस हैं, उन सभी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ये एसेंशियल सब्सटेंस इसी मेम्ब्रेन के जरिए आता है. साथ ही साथ जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है, जो बहुत एसेंशियल है सेल के लिए, या आप यूं कह दो कि सेल के अंदर जो एसेंशियल गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और सेल के अंदर जो अनएसेंशियल गैसेज को कार्बन डाइऑक्साइड इसी मेम्ब्रेन के जरिए एक्सचेंज होता है. साथ ही साथ सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है या सेल डेवैरीज है, उन सभी सेल डेवैरीज को इन्हीं मेम्ब्रेन के जरिए सेल के बाहर किया जाता है. तो ये तो है सेल मेम्ब्रेन का कुछ खास फंक्शन जो आपको याद रखना है. अगर आपसे कुछ पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो आप इन सभी पॉइंट को राइट डाउन कर सकते हैं. साथ ही साथ इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि सेल मेम्ब्रेन के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने शेप एंड साइज को चेंज कर सके कंडीशंस एंड फैक्टर के अकॉर्डिंगली. जिस तरीके का वातावरण होगा उस वातावरण के अकॉर्डिंगली अपने शेप एंड साइज को चेंज करने की इनमें फुल कैपेसिटी होती है. गाइस, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जो एक स्पेसिफिक वर्क है, ये वो है जिसका आप कह सकते हैं कि इसका सेंट्रल फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो है मटेरियल्स पे इनका पूर्ण कंट्रोल होना. ये एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को, मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसका जो है एक्सटर्नल सब्सटेंसेस पे टोटल कंट्रोल होता है. और यही इस नेचर की वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. दिस इज द मोस्ट पॉइंटेबल थिंग्स हियर. दिस इज द मोस्ट टारगेटिंग एंड ट्रिगरिंग पॉइंट.
Cell membrane is called a selectively permeable membrane. Most of the examinations ask a question why the plasma membrane is said to be the selectively permeable membrane. Guys, it is so called selectively permeable membrane because it allows only selected particles to come inside. Selected particles means essential substances, which is very essential to maintain the life-related processes of the cell. So that's why cell membrane have a full control on a material which is extends through this membrane. So this is the special and central role of the cell membrane. So guys, shell membrane के संदर्भ में आपको आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंगली मैं आपको इतना ही जानकारियां दे सकता हूं और आगे इस सेल डायरीज के आगे के लेक्चर्स में मैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। गाइस, साइटोप्लाज्म की वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाई है जिस पे आपकी कई सारे रिव्यूज और वीडियोस आए हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं दोबारा से उसको क्रिएट करना चाहता हूँ, दोबारा से आपके समक्ष एक नई कंटेंट लेके आऊँगा। आई होप आप सभी उन लेक्चर्स के लिए काफ़ी वेट करेंगे एंड अगेन आप अपनी मोहब्बत अपने शब्दों के जरिए बयां करें हमारे लिए और मैं वादा करता हूँ कि आपकी इस मोहब्बत का मैं दोगुना करके दूंगा एक ज्ञान के तौर पर। आप सभी युवा वर्गों से हमारी ये एक अनुरोध है कि आप सदैव जिस तरीके से हमारे अन्य वीडियो पे बहुत प्यार और मोहब्बत बरसाते हैं, इस वीडियो पे भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत बरसाइए। बेशक मैं आपको वो प्यार और मोहब्बत दुगुना करके दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।